मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए जाति वाला दांव मास्टर स्ट्रोक का काम किया था, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर दोनों पार्टियों के ग्राफ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जाति जनगणना के माध्यम से कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच यह मैसेज देने की कोशिश की कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक उनका विकास नहीं हो सकता। इसका फायदा दोनों ही पार्टियों को लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में नतीजा ऐसा आया कि जिसका किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां के बड़े नेता जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, सड़क पर भी और सदन में भी। अखिलेश यादव तो यहां तक कहते हैं कि जिसे जाति को लेकर दिक्कत है उसे मंडल कमीशन का किताब खरीद कर लेना चाहिए। मैं आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि जाति विवाद को लेकर लगातार अखिलेश यादव मुखर हो रहे हैं। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। जिसको जाति को लेकर के शिकायत हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जाति पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर ऐसा फैसला सुनाया कि विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के लिए आरक्षण कोटा के भीतर कोटे को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने के सक्षम होंगी, समक्ष होंगी। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपने पुराने फैसले पलट दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर और ज्यादा हमला तेज कर दिया। मैं आपको कांग्रेस नेता रंजीत रंजन को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि इस फैसले के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। खुशी की बात है कि आज उनका निर्णय आया है। अब सरकार से हम लोग को उम्मीद है, जो ऑलरेडी आपने सेंसेक्स को 4 सालों से लटका के रखा है, तो इमीडिएट आप जाति जनगणना कराएं। और साथ में ओबीसी, एससी, एसटी के भीतर में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि किनके हालात ज्यादा खराब है, क्या सिचुएशन है, इमीडिएट सर्वे करवाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जाति पर छिड़ी सियासी लड़ाई कोई नई नहीं है। भारतीय राजनीति में जाति कभी जाति ही नहीं, क्योंकि यही जाति संसद में नेताओं की कुर्सी पक्की करती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पहले जाति जनगणना कराने का मुद्दा नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे उठाया करते थे। केंद्र में यूपीए सरकार के वक्त भी 2010 में जाति जनगणना की मांग हुई थी, तब कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। अभी पिछले कुछ साल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया और बिहार सरकार ने जाति जनगणना भी करवाई। यही नहीं, जाति जनगणना की रिपोर्ट भी जनता के सामने लाई गई। जब बिहार में जाति जनगणना करवाई गई तो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त विपक्ष में थी, लेकिन जाति जनगणना के हर स्टेप का भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। बिहार में जाति सर्वेक्षण के बाद ही नए सिरे से हिंदुस्तान में जनगणना की मांग उठी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपक लिया और इसके बाद से चुनाव भी जीतने लगे। राहुल गांधी ने
हर चुनाव में जाति जनगणना की बात की, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। अब इसी फायदे को आगे के विधानसभा चुनाव में भी भुनाने के लिए राहुल गांधी ने नए जाति वाला चक्रव्यूह रच दिया है। जाति वाले चक्रव्यूह के पीछे राहुल गांधी का प्लान क्या है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। समझिए राहुल गांधी का प्लान। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने दलित वोट प्लस किया, कांग्रेस ने आदिवासी वोट भी प्लस किया था, कांग्रेस के मुस्लिम वोट भी प्लस हुए। राहुल गांधी को अभी पिछड़ा वोट प्लस करना है, यानी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा। राहुल गांधी को लगता है कि जातियों का यह चक्रव्यूह बन गया तो अगले चुनाव में वो पीएम मोदी को इस चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। और राहुल गांधी का यह भी निशाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट बैंक पर है। बीजेपी पिछले 3 दशक में जिस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही, अब वही वोट बैंक राहुल गांधी को सेंध लगाना चाहते हैं। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी 160 सांसदों वाली पार्टी बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब दलित और पिछड़ों के वोट जोड़े तो वो 300 सीटें लेकर आगे निकल गई। यही कारनामा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह बन पाई थी और इसीलिए लगातार ये आंकड़े बढ़ गए। साल 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली थी और उस चुनाव में बीजेपी को उतनी सीटें मिली थी, उनका 49% हिस्सा अपर कास्ट यानी सर्वण वोटों का था। 1996 में बीजेपी को 33% वोट पिछड़ी जाति के मिले थे। 1996 में बीजेपी को वोट मिले। दलित वोट बैंक का हिस्सा 11% था, आदिवासी समुदाय का हिस्सा 7% था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी साल 2019 में 330 सीटें जीत पाई थी और 2019 में किस जाति का वोट बीजेपी को कितने फीसदी मिली थी वो भी मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि जल्दी से वो भी देख लीजिए कि उसमें कितना बना था। क्योंकि सर्वण वोट का हिस्सा 49% से घटकर 30% तक रह गया था। ओबीसी वोट बैंक का हिस्सा 33% से बढ़कर 44% हो गया था। दलित वोट का हिस्सा 11% से बढ़कर 16% हुआ था और आदिवासी वोट का हिस्सा 7% से बढ़कर 10% हो गया था। अब वोट का यही गुणागणित कांग्रेस लगा रही है। राहुल गांधी बीजेपी के वोट बैंक को उलट देना चाहते हैं, इसलिए बार बार राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे अभी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह ही जाति जनगणना का माइलेज इन चुनाव में भी लेना चाहते हैं। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार जाति जनगणना को लेकर सड़क से लेकर सदन तक भिड़े हुए हैं और ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है।